अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शार्प रेशियो को डिस्कस करेंगे और शार्प रेशियो जो है वो हमें क्या बताता है ये देखेंगे। लेट्स से कि मेरे पास जो है ना दो अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टमेंट की। मैं चाहूँ तो कंपनी ए में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कंपनी ए जो है उसका रिटर्न है 5%, या मैं चाहूँ तो मैं कंपनी बी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कंपनी बी का जो रिटर्न है वो है लेट्स से 10%। अब अगर मैं इन दोनों कंपनीज़ को आपस में कंपेयर करूँगा तो शार्प रेशियो मुझे ये बताएगा कि यार आपने, अगर ये लेट्स से कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, तो कंपनी बी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दोनों शेयर्स की जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स, वो तकरीबन बराबर है और बी का जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली ए से ज़्यादा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मेरे पास अगेन ए और बी दो कंपनीज़ हैं। ए कंपनी जो है उसका रिटर्न है फॉर एग्जांपल 10%, और एक बी कंपनी है, और जो बी कंपनी है उसका जो रिटर्न है वो भी तकरीबन 10% है। अब यहाँ पर क्या मुझे ए कंपनी प्रेफर करनी चाहिए या बी? अगर दोनों का रिटर्न 10% है तो ऑब्वियसली मैं उस कंपनी को प्रेफर करूँगा जिसकी वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम है और जिसमें रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि रिटर्न तो दोनों का बराबर है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल एक केस है जिसमें मेरे पास जो है ना वो एक कंपनी है, उसका रिटर्न जो है ना वो 9% है, ये एक कंपनी है, और एक और कंपनी है उसका जो रिटर्न है ना वो 10% है, ये बी कंपनी है। लेकिन हमें ये मालूम है कि ये जो बी कंपनी है इसमें तुम अगर वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स देखो तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो हम यहाँ और यहाँ तो शायद कंक्लूड कर सकते थे कि अगर दोनों की वॉलेटिलिटी तकरीबन सेम है तो वो कंपनी प्रेफर करी जाए कि जिसका रिटर्न ज़्यादा है। दोनों का अगर रिटर्न सेम है तो शायद वो कंपनी प्रेफर करी जाए जिसकी वॉलेटिलिटी कम है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में क्या है, एक कंपनी है उसका रिटर्न ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनी, बट उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो भी ज़्यादा है। तो शार्प रेशियो इस प्रॉब्लम को डील करता है और हमें कंक्लूजन देकर देता है कि जो वॉलेटिलिटी है और जो रिटर्न्स है उसके बीच में क्या लिंकेज है, क्या रेशो है, ताकि हम ये फैसला एक बेहतर तरीके से ले सकें। अच्छा जनाब, तो अब इस रेशो को अगर हम कंप्यूट करें तो रेशो का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। शार्प रेशो is equals to return from market return minus risk free return, यानी कि एक तरह से जो प्रीमियम है वो आ गया, डिवाइडेड बाई रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। और ये जो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो है ये हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से किसी भी इन्वेस्टमेंट की जो उसकी वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से एक जगह पर एक मार्केट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट का है वो है लेट्स से 15%। रिस्क फ्री रिटर्न है जनाब 10%, और लेट्स से कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 2%। तो आपका जो शार्प रेशो बनेगा वो बनेगा 2.5, ठीक है ना। 2.5% तो नहीं, 2.5 बनेगा, इन नंबर्स बनेगा। अच्छा, अब देखो ये जो ऊपर न्यूमरेटर है ये आपका रिटर्न रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका डिनोमिनेटर है ये उस इन्वेस्टमेंट की वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है। वॉलेटिलिटी से क्या मतलब है? वॉलेटिलिटी से मतलब ये है कि ये जो मैंने दूसरी वाली लाइन बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऑल्दो रिटर्न्स 10% है लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होने की वजह से वॉलेटाइल है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये शार्प रेशो जो है वो आपका रिटर्न और वॉलेटिलिटी इन दोनों का एक रेशो होता है, यानी कि वो ये बता रहा है कि यार 2.5/1 का अगर रेशो आ रहा है तो हर एक यूनिट की वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट 2.5 का रिटर्न जनरेट हो रहा है। ऑन रफ बेसिस अगर शार्प रेशो जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसको एक अच्छा रेशो समझा जाता है, लेकिन अगेन वो उस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके डायनेमिक्स के हिसाब से हम
बता सकते हैं कि अच्छा शार्प रेशो कौन सा अच्छा शार्प रेशो है, लेकिन ऑन अ जनरल बेसिस एक शार्प रेशो अगर 2 से ज़्यादा हो तो उसको अच्छा समझा जाता है।